हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MCQ में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो चलिए आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कर रहा है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो देखिए ऑप्शन पे ऑप्शन देखते हैं। अजात शत्रु, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग और इसका द वाला है समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या कौन सा हो जाएगा? अजात शत्रु जो है ये फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो है नीति अपनाया था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हर्यक के काल में था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? हर्यक के काल में था। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रुद्रदमन। इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रुद्रदमन। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, बस MCQ करवा रहे हैं और फटाफट इसका जवाब आप कमेंट में देते रहिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इन सभी संगम पर, मतलब गंगा पुनपुन और सोन, गंगा पुनपुन और सोन, जो कि पाटलिपुत्र इसके जो है तट पर इसकी स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इसके संगम पर की गई थी। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है? समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में हुनों का परास्त करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो स्कंदगुप्त को दिया जाता है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? किसे कहा जाता था? तो ये थे नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? मतलब किसके अभिलेख में भूमिदान का जो है उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का जो है उल्लेख मिलता है। इनके अभिलेख में जो है भूमिदान से संबंधित उल्लेख किया गया था। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सातवाहन काल। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सातवाहन काल। अभी हम सिर्फ MCQ करवा रहे हैं। अगर पूरा क्लास आपको करना हो तो मौर्य आर्ट क्लासेज पर हमारा जो है पूरा क्लास चलता है। उस पर आप जा करके पूरे डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाया हुआ है। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? एरन में जो क्या था? एक सागर था। अब चलिए सॉरी ये सागर जिला है, मध्य प्रदेश का सागर एक जिला है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख से जो है अशोक, किस शिलालेख से? अशोक द्वारा, हाँ
किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो किस शिलालेख से चलता है? 13वें शिलालेख से जो है अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सालाध्य प्रयास किया? किस विद्वान ने मात्र, मतलब कौन विद्वान थे जो अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास जो है लिखने का सालाध्य प्रयास किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। मौर्य कला के निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मतलब मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? देखते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। चैत्य, गुहा वास्तुकला, स्तूप या स्तंभ। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो ये सब इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? द नंबर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द नंबर हो जाएगा स्तंभ। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना जो है वो किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज जो थे ये इंडिका की रचना की थी। मेगास्थनीज इंडिका के रचना किए थे। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम न लगाते हुए फटाफट MCQ करवा देते हैं जो आपके आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन जो थे ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फाहियान। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान जो थे वो गुप्तों के काल में ये एक चीनी यात्री थे जो गुप्तों के काल में भारत आए थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुप्त काल। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुप्त काल। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। समय कम है लेकिन कराना 100 क्वेश्चन है इसीलिए फटाफट करवा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य वंश। अशोक जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मौर्य वंश के अशोक शासक थे। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य की कृति है तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? इसका जो सही आंसर है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज कौन थे? वे एक राजदूत थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी जो है हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये भी जान लेते हैं समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति से जो है समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं, अभी 80 क्वेश्चन और कराना है, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। इसमें पूरा 100 क्वेश्चन जो है हम लोग कवर कराने वाले हैं। चलिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी?
पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो किसने किए थे? तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो क्या हो जाएगा? उदयन। उदयन जो थे ये पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न जो था वो किन शासकों के दरबार में रहते थे? तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है रहते थे। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कालिदास। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास जो थे वो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त से जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किस गुप्त शासक से है? संबंध बता रहा है तो समुद्रगुप्त से है। चलिए ये एमसीक्यू करवा रहे हैं आप, कोई काम करते करते भी हमारा वीडियो देख सकते हैं, खाते पीते सोते उठते बैठते कभी भी हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। देखिएगा नहीं तो सुन के भी आपको याद हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अभिलेखों की शुरुआत जो है किसने की थी? अशोक ने की थी। अभिलेख किसको कहते थे? जो कि जो है प्राचीन भारत में जो है वो लिख करके रखते थे, उसको अभिलेख कहते थे। जो कि कई अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं ये सब आप मॉडर्न आर्ट क्लासेस में आपको बताया गया, आप उस पर जा करके पूरा क्लियरली देख सकते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन तो हो गया मेरा। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक को। अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी इसे कहा गया है। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कथन वाला आ गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कथन अ। कथन ए क्या कर रहा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। और कथन आर क्या कह रहा है? कथन आर क्या कह रहा है हमारा? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए देखते हैं इसमें से जो है ये कथन जो है वो सही है या गलत है, ये देखते हैं आगे ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अ में कह रहा है ए आर दोनों सही है एवं आर और ए, मतलब आर ए की सही व्याख्या है। ब कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। स में कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। द में कह रहा है असत्य, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये अ हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या भी है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन ये भी कथन वाला है। कथन और क्या कर रहा है? मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया। मेगास्थनीज जो थे बिंदुसार के दरबार में भारत गया। कथन आर क्या कर रहा है? मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक था। क्या ये कथन सही है? तो चलिए आगे ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही होगा। ए आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो द हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक थे लेकिन ये और नंबर जो कह रहा है ए कथन कर रहा है मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में जो थे नहीं गए थे। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन मौर्य काल के टकशाला का प्रधान कौन था? मौर्य काल के टकशाला का प्रधान कौन था? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लक्षणाध्यक्ष।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मौर्य काल की भी, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किससे? तो पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी हमें मिलती है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अशोक। अशोक जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था अशोक। दोस्तों बार बार इसलिए रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि ये जो है रिपीट वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा, इसलिए बार बार जो है हम रिपीट करवा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अ हो जाएगा, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किससे? अर्थशास्त्र और इंडिका से। सॉरी ये नीचे जो है ये गलत टिक लग गया है, ये नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो और नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है, 33 नंबर क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो थे एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन थे? कौन सा था? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? इसका जो सही आंसर है हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर वो हो जाएगा मगध। मगध जो थे 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद थे। अब चलिए आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। चलिए 38 नंबर देखते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, अ और ब दोनों। जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अ। जहाँ लोग, अ हो जाएगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले जो सिक्के थे वो किन किन चीज़ों से बने होते थे? तो आइए देखते हैं किन किन चीज़ों से बने हुए होते थे पंच चिन्ह वाले सिक्के। तो अ में दिया हुआ है सोने के, स में दिया हुआ तांबे के, ब में दिया हुआ चांदी के, द में दिया हुआ है ब और स दोनों। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द, ब और स दोनों, मतलब चांदी और तांबा दोनों से जो मिलकर बना हुआ था पंच चिन्ह वाले सिक्के। चलिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उदयभद्र, जिसको हम उदयन भी कहते हैं। उदयभद्र या उदयन दोनों एक ही है। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। चलिए फाहियान। अब 42 नंबर क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है फाहियान जो थे भारत आए थे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट।
जो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, कनिष्क का जो राज्यारोहण था वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य जो था उनका प्रथम शासक कौन था, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रथम शासक थे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज कौन था, आपको पिछले वीडियो में इसी वीडियो में आप पिछले प्रश्न में आपको बताया कि मेगास्थनीज कौन था, तो वो एक राजदूत थे, वो एक क्या थे, राजदूत थे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत किसने की थी, धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो द हो जाएगा अशोक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशोक। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक जो थे वो मौर्य साम्राज्य का जो थे तृतीय शासक थे, तृतीय शासक थे जो कौन थे, अशोक। ये एक महाप्रतापी राजा थे। ठीक है 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पर की गई थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। चलिए देखते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनपुन सोन और गंगा, गंगा सोन पुनपुन, इसी को कहते हैं पुनपुन सोन गंगा। इसके संगम पर पाटलिपुत्र नगर जो थे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इसी के संगम पर की गई थी। चलिए और किसने की थी, तो उदयन के द्वारा किया गया था। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व जो थे कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी, 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। अब चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों अभी 50 क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन जो है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने किया था। अब चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी थी, इंडिका किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन इस वीडियो में ये क्वेश्चन दोहरा करके आ रहा है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को पता होगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3 नंबर हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का लेखक कौन था, महाभारत का लेखक कौन था, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के लेखक थे। चलिए राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलहन जो थे, कलहन राज तरंगिणी के लेखक थे, राज तरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद है। चारों वेद के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मौर्य आर्ट्स क्लासेज पे जाइए, वहाँ पर डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, और मौर्य एकेडमी के नाम से हमारा ऐप भी चलता है, वहाँ पर आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 57 क्वेश्चन देख लेते हैं, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही होगा, G.R. एल्टन ने कहा था, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। अब चलिए 58, इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है, इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है, मतलब ये किसने कहा था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा,
बिल्कुल लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन। चलिए, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित सावधान। चलिए, सावधान है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कृषि। कृषि जो थे वो उन लोगों का व्यवसाय था, मतलब पहले वो किसानी का काम करके वो अपना जो थे लालन पालन करते थे। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला, नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थे द्रविड़ जाति के लोग। द्रविड़ जाति के जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता को निर्मित किया था, निर्माता थे द्रविड़ जाति के लोग। 63 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ? सिंधु घाटी के सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा में उत्खनन कब किया गया था? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। अब चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा करते थे? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव। शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के निवासी शिव के पूजा करते थे। चलिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? भूतों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होगा? भूतों का टीला, कृष्ण का महल, मुर्दों का टीला, प्राचीन महल का नाम। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुर्दों का टीला, मतलब मरे हुए आदमियों का था टीला। चलिए, हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना कब मिली थी? हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना कब मिली थी? इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में जो था हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना मिली थी। चलिए, 67 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बैल। बैल का महत्वपूर्ण पशु, अधिक महत्व की पशु था ये। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? तो सबसे अधिक महत्व था वो बैल का था। बैल को ज़्यादा महत्व दिया करते थे क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पर आधारित थे? कृषि पर आधारित थे, इसीलिए बैल जो था वो खेतों में काम करता था। अब चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। चलिए, 69 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? तांबा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा मिला है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोथल। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेद कितने हैं? वेद जो है वो कितने हैं? वेद कितने हैं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद 4 है। इंडिका की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका की रचना किए थे।
तो चलिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? कौटिल्य थे। चलिए, महाकाव्य है। महाकाव्य क्या है? तो महाकाव्य महाकाव्य इस चारों ऑप्शन में से कौन से है? तो रामायण, उपनिषद, पुराण, रघुवंश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रामायण और महाभारत जो है वो महाकाव्य है। महाभारत एवं भागवत गीता की रचना किसने की? महाभारत एवं भागवत गीता की रचना किसने की थी? महाभारत और भागवत गीता की रचना किसने की थी? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास महाभारत और भागवत गीता की रचना किए थे। पुराणों की कुल संख्या बताओ। मतलब पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या हमारे पास 18 है अभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप में किसका वर्णन है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया था। कब किया था? मनुष्य सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना कब आरंभ किया था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीन पाषाण युग में। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नव पाषाण युग में। कृषि का प्रारंभ हुआ था नव पाषाण युग में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य की रचना की गई थी। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना की गई थी, तमिल भाषा में। अब चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक किस भाषा में लिखित है? त्रिपिटक जो है वो किस भाषा में लिखित है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में त्रिपिटक लिखा गया है। 82 नंबर देखते हैं, पहिए का आविष्कार किया गया। पहिए का आविष्कार किस युग में किया गया था? पहिए का आविष्कार किस युग में किया गया था? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नव पाषाण युग में पहिए का आविष्कार किया गया था। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया था? किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया था? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में जो थे मानव जो थे स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिए थे। अब चलिए जोड़वे संस्कृत का केंद्र कहाँ था? जोड़वे संस्कृत का केंद्र कहाँ था? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। 85 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा का विकास हुआ था। जाति प्रथा का विकास कहाँ हुआ? मतलब किस काल में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का जो विकास हुआ था। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा कार्य का विभाजन। अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय किसे कहा गया है? अपौरुषेय किसे कहा गया है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। चलिए सभा और समिति संस्थाएं थी। सभा और समिति कैसी संस्थाएं थी? सभा और समिति कैसी संस्थाएं थी? इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ये जो है सबसे प्राचीन राज्यवंश है मौर्य वंश। मौर्य काल के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्य काल के इतिहास की जानकारी जो है हम लोगों को कहाँ से मिलती है? तो देखेंगे कहाँ से मिलती है। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी साधनों से। मतलब ऊपर जो दिया हुआ है 3 ऑप्शन, मेगास्थनीज के पुस्तक एवं इंडिका से, कौटिल्य के पुस्तक एवं अर्थशास्त्र से, अशोक के शिलालेखों से, इसका जो चारों आंसर है वो सही है। चलिए अशोक की राजधानी कहाँ थी?
अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन तक आ गए। अब 8 नंबर ही क्वेश्चन बाकी है। अब 8 क्वेश्चन ही हमारे पास बाकी है। 8 नंबर क्वेश्चन कराने के बाद जो है वीडियो को हम पॉज कर देंगे यहीं पर। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीनी यात्री का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाहियान। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा की जीवन तथा कृतित्व ज्ञात होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कालिंगराज खारवेल। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम क्या था? तो चाणक्य या इसे ही कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य या कौटिल्य इसे कहते थे। चलिए सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? अभिलेख, यहाँ पर अभिलेख होगा। अभिलेख जो है किस लिपि में है? तो उनके जो अधिकांश जो अभिलेख थे वो किस लिपि में है? तो वो है ब्राह्मी लिपि में। अब चलिए 96 नंबर क्वेश्चन। सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 273 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक मगध के गद्दी पर बैठे थे। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यूनानी दूत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के भेजा गया था? मतलब निम्नलिखित में से कौन यूनानी दूत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के ये सवाल कुछ गलत लग रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो पहली बार मौर्य साम्राज्य की नींव डाले थे। ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मौर्य का कौन सा शासक है, मौर्य वंश का कौन सा शासक है जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश था। मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। और आगे भी है 101 देख लेते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है वो गिरिब्रज। आंसर इसका हो जाएगा गिरिब्रज। मगध की प्राचीन राजधानी मतलब पहले वाला राजधानी था वो गिरिब्रज था। चलिए आश्रम कितने हैं? आश्रम कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। आश्रम कितने हैं? तो आश्रम 4 है। चलिए क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और क्वेश्चन के साथ साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ये जो आप वीडियो बनाया है ये बिहार पुलिस में जो है बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा और ज़्यादा समझ पाइएगा। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।